अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चौथा लेक्चर है नेटवर्क प्रोग्रामिंग का। आज हम लोग डेटा टाइप्स को जो सी शार्प में हमारे पास है उनको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास ये डेटा टाइप्स क्या हैं, क्या उनकी डिवीजन है, क्या कैटेगरीज हैं वगैरह। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि आपके पास हम ये जो वैल्यूज हैं या जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो आप अपने सी शार्प एप्लीकेशन में किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो वेरिएबल्स जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहां पे कि आप डेटा स्टोर करते हैं। So variables are the location inside your computer memory that is used to store the values during the execution of program. ठीक है, अब यहाँ पे आप वेरिएबल को उन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं बाय गिविंग अ यूनिक नेम। ठीक है, नॉर्मली आपकी जो मेमोरी के जो बाइट्स हैं वो आपके एड्रेस बाइट्स हैं। आप मेमोरी को एक्सेस डायरेक्टली एड्रेस के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन अंडर मैनेज्ड कोड हमारा जो सी शार्प एप्लीकेशन है उसमें हम डायरेक्ट एड्रेसेस के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपका फिर अनसेफ कोड में आ जाता है। तो बहरहाल आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आपको एक मैकेनिज्म देती हैं कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर कैसे करेंगे, थ्रू वेरिएबल्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपका वेरिएबल का जो है वो आपका बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी मौजूद है। अब ये वेरिएबल आपकी जो मेमोरी लोकेशन है इसमें आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, वो वैल्यू किस रेंज में स्टोर होगी, दूसरे लफ्जों में कि कितनी मेमोरी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइट्स एंड बिट्स कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी में, जिसमें आपकी वो वैल्यू या उस रेंज में जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। और तीसरा हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, यानी आपके पास जब हम बात करते हैं कि जो हम वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू टाइप क्या होगी। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा या टाइप ऑफ वैल्यू क्या होगा जो आप स्टोर करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं वो क्या है कि आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगी, रेंज ऑफ डेटा क्या होगा जो आप उस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम यहां पे ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स या अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट वैल्यू। ठीक है, जिसको हम अक्सर और बेशतर नंबर ऑफ बाइट्स की शक्ल में भी मेजर करते हैं, या नंबर ऑफ बाइट्स या नंबर ऑफ बिट्स बताते हैं। ठीक है, कि कितने बिट्स या कितने बाइट्स चाहिए मुझे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। ये हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, पहली किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, किस रेंज में वैल्यू स्टोर करनी है, इन अदर वर्ड्स how many number of bytes or number of bits will be required to store that particular range of value. And number 3, the type of operations, the number of operations that can be performed on the value. ठीक है, तो किस टाइप के ऑपरेशंस जो हैं आप उस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब डेटा टाइप बताते हैं तो डेटा टाइप का मतलब हमारा ये होता है। ठीक है, यह डेटा टाइप वर्ड जो है आपका ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है आपकी कंप्यूटर को कन्वे करता है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो क्या बताएंगे उसे, टाइप ऑफ वैल्यू यानी डेटा टाइप बताएंगे। अब डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें जिनको यूज करके हम अपनी वैल्यू की टाइप बता सकते हैं। मसलन हमने जैसे पीछे देखा था कि हमारे पास सी शार्प के अंदर जो डेटा टाइप के लिए कीवर्ड्स हैं, एक हो गया हमारे पास इंट। तो डेटा टाइप आपने लिखा, डेटा टाइप लिखने के बाद यानी कीवर्ड लिखने के बाद आपने स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे माई डेटा 1 कर दिया। इसी तरीके से एक और आपके पास है फ्लोट। ठीक है, माई परसेंट, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक जो दूसरी आपकी कीवर्ड है वो है डबल। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अमाउंट। ठीक है, इसी तरीके से एक आपके पास है डेसिमल। लेट्स सपोज हम यहां पे दे देते हैं सेल्स। वेरिएबल का नाम हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया। लेट्स सपोज कोई भी आप इसको नाम दे दें। ठीक है, तो ये जो हमने लिखे हुए इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल, 4 ये हमारे कीवर्ड्स हैं फॉर डेटा टाइप्स। ठीक है, और जैसे कि हमने पीछे एक ब्रीफली देखा था कि ये आपके प्रिमिटिव टाइप्स के कीवर्ड्स हैं।
ठीक हो गया। सो डेटा टाइप का आपने नाम लिखना है, डेटा टाइप के नाम के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल के नाम के बाद जो है आप देंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आपका डेटा या वेरिएबल को क्रिएशन का जो है आपके पास एक सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक है, कि आपने वेरिएबल सी शार्प के अंदर कैसे क्रिएट करने हैं। इसी तरीके से आपने इनके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वैल्यू को स्टोर करने के हमने दो तरीके देखे थे, एक थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर यानी वैल्यू असाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं माई डेटा 1 इज इक्वल टू 10087, तो ये मेरे पास हो गई वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे हमने वैल्यू लिखी है। ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू लिटरल की शक्ल में भी हो सकता है यानी कांस्टेंट की शक्ल में भी हो सकता है और किसी दूसरे वेरिएबल से भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने दिया है सेमीकोलन, तो ये हमारी कहलाएगी असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को, इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। यानी वो स्टेटमेंट जिसमें हम असाइनमेंट कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इनटू दी वेरिएबल, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपके पास तरीका क्या था वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करने का, कि आप डायरेक्टली जो भी आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, उससे आप वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सी शार्प के अंदर कंसोल एप्लीकेशन में ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू को रीड करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा स्टेप वाइज देखें कि आप जब इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। इनपुट यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन, सही है। तो हमें स्टेटमेंट चाहिए कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके बाद हमें अच्छा, इसमें एक जो नेचर है कि आपकी जो रीड लाइन है, रीड लाइन को अगर आप देखें तो साइड में अगर आपको ये टूल टिप नजर आ रहा हो, उसके साथ लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्पेस कंसोल डॉट रीड लाइन और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये जो आपको नीचे टूल टिप नजर आ रहा है, इसकी मैं बात कर रही हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो रीड लाइन फंक्शन है आपका, ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है उसमें से जो एक लाइन है कैरेक्टर्स की, वो रीड करेगा। जब आप इंटर की प्रेस कर देंगे तो उस लाइन को रीड करेगा और उस स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को, उस इनपुट स्ट्रीम को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बेशक आपने उसमें 1 2 3 लिखा हो, फुल स्टॉप डॉट वगैरह दिया हो, लेकिन वो उसको रिटर्न कैसे करेगा, एज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम कंसोल से क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे जो कि स्ट्रिंग की शक्ल में आएगी, तो उसे हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग वेरिएबल से वो वैल्यू लेके कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपने जो टारगेट टाइप है, जो टारगेट वेरिएबल टाइप है, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें ये दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इनपुट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग लेट्स सपोज इनपुट मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इनपुट जो है बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरे एक वेरिएबल को शो कर रहा है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आ गया, सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये मेरी वेरिएबल क्रिएट हो गया स्ट्रिंग टाइप का इनपुट के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं इनपुट के साथ, इनपुट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी जो हमारी ये इनपुट फंक्शन है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद आखिर में हमने देना है सेमीकोलन। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसका मतलब है कि जो आपकी कंसोल क्लास है उसका जो रीड लाइन है, यानी आपने कंसोल के रीड लाइन फंक्शन को कॉल दिया है। तो ये रीड लाइन फंक्शन कंसोल में एप्लीकेशन जब आप रन करेंगे वहां पे कर्सर को होल्ड कर देगा और वेट करेगा इंटर की के प्रेस करने का, ठीक है, प्रेस होने का। तो आप जहां पे कंसोल पर आप कोई वैल्यू टाइप करेंगे और वैल्यू टाइप करने के बाद जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे तो रीड लाइन वो वैल्यू रीड करके यहां पे लाके रिटर्न कर देगा जहां पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। और वो वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। यहां से ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है जो रीड लाइन रिटर्न करेगा वो फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर लेके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कि हमने कंसोल से एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ली और अपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल
जिसका नाम हमने यहाँ पे इनपुट रखा है उसमें स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि मुझे वो वैल्यू मैंने असल में किस लिए ली थी, कौन सी टाइप की वैल्यू ली थी, उस टाइप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब लेट सपोज मुझे माई डेटा 1 के लिए वैल्यू लेनी है और जिसकी टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे वेरिएबल का नाम सबसे पहले लिखें माई डेटा 1, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मेरी पड़ी हुई है इनपुट के नाम से इस वेरिएबल में जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। यहां से अब मुझे क्या करना है, वो वैल्यू रीड करनी है, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और फिर उसके बाद हमारी वो वैल्यू जो है असाइन होगी इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे कन्वर्ट, क्लास है हमारे पास एक कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट के बाद आप डॉट दे दें। तो यहां देखिए आपके पास आपको एक छोटी सी विंडो नजर आ रही है जिसके साथ आपको कुछ एंट्रीज नजर आ रही हैं। इसको हम कहते हैं इंटेलिसेंस विंडो, ठीक है। इंटेलिसेंस विंडो यानी आपकी कन्वर्ट क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहां पे नजर आ रही है। यहां पे चूंकि मुझे इंटीजर टाइप में रिटर्न करना है तो यहां पे हम कहेंगे टू, यानी कन्वर्ट टू, किस में कन्वर्ट करना है, टू इंटीजर, टू कैरेक्टर, टू डेसिमल। देखिए जैसे मैंने टू टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें पूरे वो आपके पास लिस्ट ऑफ फंक्शन आ गए। ये जो आपको आइकॉन नजर आ रहा है 2012 में, ये आपके पास फंक्शन का या मेथड का आइकॉन है, ठीक है, ये वाला। सो यहां से टू हमें कौन सा उठाना है, इंटीजर टाइप में। तो मैंने यहाँ पे कहा टू इंट। अब देखिए 3 ऑप्शन आ गए इंट के साथ, टू इंट 16, टू इंट 32, टू इंट 64। मुझे कौन सी टाइप चाहिए, जो मेरी इंट टाइप है ये है 32 बिट इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे टू इंट 32, ठीक है। तो टू इंट 32 लें और उसके साथ आप पैरेंथीसिस के अंदर, ठीक है, टू इंट 32 फंक्शन लिया, पैरेंथीसिस ओपन किया, पैरेंथीसिस के अंदर अपना वो स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दें जिसमें आपकी वो इंटीजर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पड़ी हुई है। सो मैंने यहाँ पे इनपुट वेरिएबल पास किया, पैरेंथीसिस क्लोज कर दिया और उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि कन्वर्ट के टू इंट 32 फंक्शन को कॉल करो, उसके पास ये जो इनपुट वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको बतौर आर्ग्यूमेंट भेजो, यहां से टू इंट 32 वैल्यू इनपुट में से रिसीव करेगा, उस वेरिएबल से रिसीव करेगा इस इनपुट वेरिएबल से, और उसको कन्वर्ट करेगा 32 बिट इंटीजर में और वो लाके यहां पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। वो वैल्यू आपकी 32 बिट इंटीजर यानी इंटीजर टाइप में यहां पे रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये वैल्यू रिटर्न होती है उसके बाद फिर अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उस इंटीजर वैल्यू को रीड करेगा और आपके इस इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा तरीका हो गया कि जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करनी हो तो वो हम क्या करेंगे, हम इस तरह इन 2 स्टेप्स में, बल्कि 3 स्टेप्स में करेंगे। एक, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दूसरा हम उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर रीड लाइन फंक्शन जो कंसोल का है उसके जरिए हम इनपुट करवा के लेके स्टोर कर देंगे अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में, और तीसरा जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है जिस टाइप का है उस टाइप में हम अपनी उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग कन्वर्ट क्लास, कन्वर्ट के टू मेथड के जरिए, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास इसके अलावा और कौन से फंक्शन है, तो टू आप यहां पे टाइप करें, उसके साथ देखें आपके पास टू इंट 32, टू डेट टाइम, ये आपके डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं। टू बेस 64, 4 अरे। जो हमारी ज्यादा इंटरेस्ट की हम यहां पे देखेंगे टू बुलियन, टू बाइट, टू 4, टू डेट टाइम, टू डेसिमल, टू डबल, टू इंट 16, टू इंट 32, टू इंट 64, ठीक है। ये आपकी टू इंट 16 शॉर्ट के लिए है, टू इंट 32 इंटीजर के लिए, इंट के लिए है, टू इंट 64 लॉन्ग के लिए है, ठीक है। 2s बाइट, 2 सिंगल, 2 स्ट्रिंग, 2 u इंट 16, 2 u इंट 32, 2 u इंट 64। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं कन्वर्ट क्लास के जो हम अपने जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे जहां पे हमें इंटीजर वैल्यू या आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे कि हम अपनी ये जो हमने कोड लिखा है तो क्या ये मेरे पास वैल्यू को इनपुट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा इस इनपुट के साथ, कोई और स्टेटमेंट हमने आउटपुट नहीं की। सो डायरेक्टली हम अस्यूम करें, हमें याद होगा कि हम क्या इनपुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो माई डेटा 1 है उससे हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवा देते हैं। तो यहां पे हम कंसोल की राइट हमने फंक्शन डिफाइन किया था लास्ट टाइम, आज मैं यहां पे राइट की जगह राइट लाइन डिफाइन कर लेती हूं, ठीक है। तो हम यहां पे लेट सपोज मैसेज देते हैं
माय फर्स्ट इनपुट डेटा, मैंने ये मैसेज दे दिया, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। डबल कोट क्लोज कर दिया, उसके साथ हम ये वैल्यू जो माई डेटा 1 में स्टोर है वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर देंगे, इसको हम कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। प्लस ऑपरेटर के बाद आपने वेरिएबल का नाम बता दिया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक हो गया। सो प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद एज यूजुअल बिल्ड सोल्यूशन, ठीक है, बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही बिल्ड सक्सीड हो गया आपके पास स्टेटस बार पे ये मैसेज आ गया। उसके बाद आप डीबग में जाएं, यहां से स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक कर दें या स्टार्ट विदाउट डीबगिंग कर दें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहां पे console.read फंक्शन इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं यहां पे आराम से स्टार्ट डीबगिंग का जो कमांड है उसके जरिए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहां पे हम स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक कर देते हैं। आपका प्रोग्राम देखें ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए हमने कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं दिया, तो कर्सर आपका यहाँ पे वेट कर रहा है। ये जो ब्लिंकिंग कैरेक्टर नजर आ रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद है, ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली आपका ये जो रीड लाइन फंक्शन है इसने कर्सर को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, वेट कर रहा है इंटर की के प्रेस करने का। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं 1290, ठीक है। सो 1290 हमने ये वैल्यू दी। कर्सर देखें आगे शिफ्ट हो चुका है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूंगी ये वैल्यू मेरी जो console.read लाइन फंक्शन है वो रीड करेगा और यहां रिटर्न कर देगा। वो वैल्यू फिर आपकी इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंटर, ये देखें आपके पास इनपुट वेरिएबल में स्टोर हुआ। उसके बाद अगली जो आपकी लाइन थी माई डेटा 1 इज इक्वल टू convert.to and 32 इनपुट, ये आपकी एग्जीक्यूट हुई। यहां से वो वैल्यू कन्वर्ट हुई, माई डेटा के अंदर स्टोर हो गई बतौर इंटीजर। और उसके बाद फिर जो आपका ये माई console.write लाइन है, माई फर्स्ट इनपुट डेटा, वो आपके पास ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो माई फर्स्ट इनपुट डेटा कॉलन और आगे फिर आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपके पास वैल्यूज को इनपुट करने का। अब सिंपल हम देखते हैं कि इन वैल्यूज को हम किस तरीके से इनपुट करते हैं और नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे कि यहां पर थोड़ी सी इसकी जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा और रीडेबल कर लेते हैं। यहां से हम जाते हैं टूल्स में ऑप्शंस के अंदर आपके पास टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है। टेक्स्ट एडिटर को आप एक्सपेंड करें तो टेक्स्ट एडिटर में आपके पास देखें डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स के नाम दिए हुए हैं। हमें C# का टेक्स्ट एडिटर चाहिए, सो C# सेलेक्ट करें टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहां से डिस्प्ले के नीचे आपके लाइन नंबर दिया हुआ है, इसको आप चेक कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। तो आपके पास देखें टेक्स्ट एडिटर के अंदर लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमें अब थोड़ा सा कोड रीड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा असाइन कैसे करते हैं, उसमें इनपुट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसी सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 2 नंबर लेके इनपुट, जो 2 नंबर इनपुट करेगा और उसका प्रोडक्ट जो है हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा, ठीक है। सो कोड हम दोबारा राइट करते हैं। यहां से हम कहते हैं मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल दोनों ही इंटीजर चाहिए, या हो सकता है आप डबल या फ्लोट डिफरेंट टाइप ले सकते हैं। तो हम यहां पे कहते हैं इंट num1। अब 2 वेरिएबल्स चूंकि इंटीजर टाइप के चाहिए तो मुझे यहां पे सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यहां पे कॉमा करके दूसरे वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि num1 के नाम से इंटीजर क्रिएट करो, कॉमा का मतलब कि num2 भी लो और उसको भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दिया है सेमीकोलन। तो ये मेरे 2 इंटीजर वेरिएबल्स लाइन नंबर 14 में जो इंस्ट्रक्शन है ये क्रिएट करवाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमें चूंकि एक स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत है जो कि मेरे लिए डेटा को इनपुट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग डेटा, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइज करें जैसे आपने लॉजिकली डिवाइड करें कि भाई स्क्रीन पे यूजर के सामने एक मैसेज आना चाहिए डिसेंट,
जो उसको बताए उसे क्या करना है, फिर उसके बाद वैल्यू इनपुट करनी है, फिर दूसरी वैल्यू के लिए मैसेज आए तो यहां पे हम मैसेज या प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट। ठीक है, दोनों में से जो भी फंक्शन इस्तेमाल करें, राइट या राइट लाइन। ठीक है, राइट न्यू लाइन इंटर नहीं करता, जबकि राइट लाइन मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर को नीचे लाइन पे भेज देता है। तो राइट फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अप टू यू, आप राइट लाइन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, डबल कोट क्लोज, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, और यहां पे हम कहते हैं डेटा इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। वैल्यू रीड करो कंसोल से और वो लाके स्टोर कर दो डेटा वेरिएबल, जो किसकी टाइप स्ट्रिंग है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वो जो पहली वैल्यू इंटर हुई है उसे हम वेरिएबल num1 में स्टोर करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे, num1 इज इक्वल टू, यहां पे हम कन्वर्ट डॉट टू इन 32 फंक्शन यूज किया, पैरेंथेसिस ओपन, उसके बाद हमने वो वेरिएबल जो स्ट्रिंग वेरिएबल है डेटा, वो हमने यहां पास कर दिया। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट जो है अगले वेरिएबल num2 के लिए भी हमने रिपीट करनी है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूं और जहां पे चेंजेस करनी है उसे हम कंट्रोल वी पेस्ट। सो इंटर सेकेंड नंबर, उसी तरीके से डेटा इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डेटा जो है वो दोबारा यूज किया है, रीयूज किया है, क्योंकि स्ट्रिंग जो वेरिएबल है डेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे इस्तेमाल करने का ये है कि रीड लाइन फंक्शन से वो स्ट्रिंग वैल्यू फॉर्मेट में डेटा लेके स्टोर करे, ताकि हम उसको आगे कन्वर्ट करने के बाद अपने वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है, तो चूंकि इसका कोई और काम नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि वही वेरिएबल दोबारा अगली सेकंड नंबर को रीड करने के लिए भी यूज कर लिया है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो डेटा के अंदर, यानी अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 22 वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो जो आपके पास डेटा के अंदर पुरानी वैल्यू थी लाइन 18 में जहां पे आई थी, वो खत्म हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो लाइन एग्जीक्यूट होगी कंसोल डॉट रीड लाइन, यहां से नई वैल्यू रीड होगी, इनपुट होगी स्ट्रिंग टाइप में, वो आपका यहां पे रिटर्न होगा और वो वैल्यू फिर आपके डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, उसके ऊपर नई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि अब सेकंड वेरिएबल में स्टोर करना है, तो num2 ये हमारा सेकंड वेरिएबल का नाम है, उसमें क्या करो, वो वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोर करवा दो। तो ये हो गई मेरे पास, देखिए ये लॉजिकल स्टेप्स हो गए। इनपुट करने के लिए दो वैल्यूज हमने इनपुट की। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए कि मैंने इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो स्टोर करना है। तो अब लेट्स सपोज प्रोडक्ट जो है बहुत क्विकली ग्रो करता है, हो सकता है 2 और 2 हो तो आपको 4 नजर आए, लेकिन अगर यही 20 और 20 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे इंटीजर के बजाय जो रिजल्ट हम स्टोर करने जा रहे हैं उसकी टाइप हम एक लार्ज इंटीजर क्वांटिटी रख देते हैं। तो उसके लिए हम कीवर्ड ले लेते हैं लॉन्ग, जिसकी असल में टाइप int 64 है, यानी 64 बिट में वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और उसके साथ हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट नोट करने का क्या है कि हमें सारे वेरिएबल टॉप पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे हमें जरूरत हो हम वहां पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना वेरिएबल वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं रिजल्ट, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, और एक्सप्रेशन हम क्या बताते हैं कि num1 मल्टीप्लाई ऑपरेटर, बिल्कुल उसी तरह आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, और मॉड्यूलस डिवीजन के लिए परसेंट जो सिंबल है वो यूज होता है। ठीक है, सो num1 मल्टीप्लाई विथ num2, ये मेरी हो गई एक्सप्रेशन। तो अब यहां पे क्या होगा कि num1 की जो वैल्यू है वो रीड करेगा, num2 की वैल्यू रीड करेगा, उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। तो जो रिजल्ट आया मल्टीप्लीकेशन का, प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो रिजल्ट आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर लेके स्टोर कर देगा वेरिएबल में। ठीक है, तो अब आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट पर एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व होगी, इवेलुएट होगी, यहां से एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर लेके रिजल्ट के नाम से इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और फाइनली हम क्या करते हैं, हम अपना जो रिजल्ट है स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मैं यहां पे कहती हूँ राइट लाइन कि मेरे पास जो मैसेज प्रिंट हो, मैसेज प्रिंट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर चला जाए। तो यहां पे हम कहते हैं प्रोडक्ट इज
डबल कोट क्लोज प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद प्लस कहां से वैल्यू लो, रिजल्ट के नाम से वेरिएबल में वैसे वैल्यू लो, ठीक है। तो रिजल्ट ये आपके पास पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, सही हो गया, ये मेरे पास हो गया प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे console.readline को मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, यानी अब मेरी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम, एक सैंपल प्रोग्राम कि हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप आप कैसे यूज करेंगे कीवर्ड्स, और अपनी जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। उसमें आप इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं, डबल टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं, डेसिमल टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी न्यूमेरिक कैलकुलेशन है। तो कोई भी आपके मैथमेटिकल जो फंक्शन, स्क्वायर वगैरह मालूम करना हो गया, क्यूब मालूम करना हो गया, कोई भी आप फंक्शन, कोई भी आप कोड जो है आप लिख सकते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो सेव करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, यहां से बिल्ड पे क्लिक करते हैं, बिल्ड सोल्यूशन, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्टली क्या कर रही हूं, डीबग में हम गए और यहां से हम स्टार्ट डीबगिंग या स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करते हैं। अब विजुअल स्टूडियो चेक करेगा कि जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, चेक करेगा कि अगर ये प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं हुआ, बिल्ड नहीं हुआ पहले, तो पहले उसको बिल्ड करेगा और फिर उसके बाद उसको रन करेगा। तो हम डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग के जरिए जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे जो console.readline कमांड है उसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब इस केस में हम यहाँ पे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग से भी रन कर सकते हैं। सो क्लिक करें, ये देखिए आपका बिल्ड सक्सीडेड का मैसेज आया, फिर उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो गया। सो फर्स्ट लाइन आपके पास देखें, एंटर फर्स्ट नंबर एग्जीक्यूट हुई, console.readline ने स्क्रीन को होल्ड किया हुआ है, कर्सर आपका यहाँ पे देखें ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 कर देते हैं, एंटर करें तो देखिए सेकंड मैसेज आया, एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे भी हम फॉर एग्जाम्पल 30 कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 30 हो गया। उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे आपकी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुई, प्रोडक्ट इज 600, आउटपुट मैसेज आ गया। और आपका जो विदाउट डीबगिंग मोड में आपने रन किया था, तो विजुअल स्टूडियो ने आपके लिए स्क्रीन को ऑटोमेटिकली होल्ड किया हुआ है, मैसेज आपके पास आ गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट व्यू कर लिया, कोई भी की प्रेस कर दें, कोई भी की, ठीक है, मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया है, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे देखें एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक डिटेल हो गया कि आपने वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करना है, डेटा टाइप्स को कैसे यूज करना है।